You're all doing well. So continue with the rest of the MCQs. January paper 2021. Primary gravida pregnant 37 weeks, known alcoholic fatty liver disease, gallbladder disease, bile acid 50 और सेम क्वेश्चन। तो आप प्रेग्नेंट है 37 वीक से, बाइल एसिड ऑब्वियसली ज़्यादा है 50 है, तो हम इनका प्लान करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर 41 और 40 तक हम नहीं लेके जा सकते, ठीक है। यूजुअली अगर बाइल एसिड आपके पास कम भी है, आपके पास अगर है 19 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, 20 है, 25, 26, तब भी हम 41 तक तो नहीं लेके जाते। मैक्सिमम हमारे पास 39 वीक्स तक ही होता है, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन इसमें है कि आप इंडक्शन ऑफ लेबर कर लें। स्पर्म पर डे रिलीज 3 मिलियन, ठीक है। एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन आपके पास क्या है? लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। फर्स्ट जनरेशन आपके पास नॉरएथिस्टेरॉन है, थर्ड जनरेशन आपके पास डेजोगेस्ट्रिल है, और फोर्थ जनरेशन आपके पास ड्रोस्पेरिनॉन कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन्स है, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन आपके पास दैट इज़ लेवोनॉर्जेस्ट्रिल, ठीक है। ऑन गोइंग PPH फिब्रिनोजन शुड बी मेंटेन अबाउ एट व्हाट फिब्रिनोजन लेवल, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑन गोइंग PPH है तो उसमें आपने एटलीस्ट 2 तक रखना है, ठीक है। यूजुअली आपके पास 1.5 भी एक्सेप्टेबल है, एटलीस्ट 1.5 तक होना चाहिए, लेकिन अगर ऑन गोइंग PPH है तो आपने फिब्रिनोजन लेवल एटलीस्ट 2 तक रखना है, ठीक है। अब उसके बाद कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी, डोंट नो, या भी रिकॉल ठीक नहीं है, ठीक है। ग्रेविडा 2 पैरा 1 LMP 6 weeks back by TVS gestational sac, mean sac by 23 mm, no fetal pole visualized, non viable pregnancy, ठीक है। तो ये आपके पास क्या अननोन वाइबिलिटी है, ठीक है। अननोन वाइबिलिटी और प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन में ये डिफरेंस है कि प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आपके पास अननोन वाइबिलिटी है उसमें आपके पास मीन सैक आपके पास एटलीस्ट 23 mm तक होगा, ठीक है। तो उसमें आपने और फीटल पोल विजुअलाइज नहीं हुआ, तो इसमें आपने क्या करना है कि स्कैन आपने आफ्टर 1 वीक आपने रिपीट करना है, ठीक है। अगर आपके पास एटलीस्ट 2 स्कैन आपके पास ये मेजरमेंट आती है तो फिर हम अननोन वाइबिलिटी कहते हैं और फिर इसको हम टर्मिनेट करते हैं, मतलब वो आप उसके लिए फिर फर्दर मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी प्रोग्रेस नहीं करनी। मिस्ड अबॉर्शन आप तब कहेंगे कि अगर आपके पास मीन जेस्टेशनल सैक मोर देन 23 mm हो और क्रॉनिक रम्प लेंथ जो CRL है वो आपके पास मोर देन 7 हो, तो उसको हम डायरेक्ट फिर मिसकैरेज कहेंगे, लेकिन उसमें भी हम एक वीक दोबारा 1 वीक आपने रिपीट एक स्कैन करवाना है, ठीक है। और अननोन वाइबिलिटी में आपके पास क्या होगा कि लेस देन 23 होगा और लेस देन 7 CRL दिया होगा, तो उसमें फिर आपने 2 स्कैन्स आपके पास होने चाहिए कि आप कंफर्म करने की अननोन वाइबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब 5 week pregnancy on TVS embryo 2 mm not a sac something maybe inter can't rule out ectopic। अब ये पुअर सा रिकॉल है, इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। हम फर्दर आगे चलते हैं कि अब 3 क्वेश्चन ऑन पेडिग्री। तो पेडिग्री आपको दी होगी, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्स लिंक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या आपके पास क्या है, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया टेस्ट फॉर बेबी, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कोम्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉमनेस्ट यूट्राइन सार्कोमा आपके पास क्या है, लियोमायोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन वेजाइनल ट्यूमर कार्सिनोमा, तो एम्ब्रियोनिक रेप्डोमायोसार्कोमा मोस्ट कॉमन आपके पास है, ठीक है। अगर आपके पास इसमें वेजाइनल अगर स्क्वेमस सेल दिया हो तो स्क्वेमस सेल को फिर आपने चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कोई वो किया हुआ है कि यूजुअली इसमें आप अगर डाइटाइल स्टिल बेस्ट्रोल की वजह से भी आपके पास ये वेजाइनल CA लेटर ऑन आपके पास कॉमन होते हैं यंग्स में, ठीक है। तो MCQ फिर आपने वो देखना है कि अगर इसमें कॉमन वेजाइनल वो दिया हुआ है लेटर एज में, दिया हुआ है ओल्ड एज में, तो फिर आपने इसमें स्क्वेमस सेल अगर है तो वो आपने चूज़ करना है। अदरवाइज़ ये फिर जो आपके पास है कि डाइटाइल स्टिल बेस्ट्रोल की वजह से भी मदर अगर एक्सपोज हो तो उसमें फिर भी जो गर्ल्स आपके पास जो पैदा होते हैं तो उनमें फिर चांस होता है वेजाइनल CA का, ठीक है। रेप्डोमायोसार्कोमा जो है कॉमनेस्ट ट्यूमर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, मोस्ट कॉमन आपके पास सीरियस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा फ्री पेशेंट विद प्रॉम फाइब्रोनेक्टिन लेवल पुअर रिकॉल है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सेंसेशन ऑफ पेन कहाँ पे होता है आपके पास, T12 में, ठीक है। लेबर पेन आपके पास कहाँ पे वो होगा, T12 लेवल पे, ठीक है। रिकरेंट एक्लेम्शिया आपके पास कितने परसेंटेज है, 15 to 20% है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट 70 kg
ऑन गोइंग टू गिव लाइडोकेन, तो व्हाट इज़ द डोज, ठीक है। तो इसमें मैं फिर आपको अभी बताती हूँ कि डोज़ आपने इसमें किस तरह देखना होता है, ठीक है। अभी कि आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। अच्छा, ठीक है। आप देखिए आपके पास वेट आपको 70 kg दिया है, ठीक है। विदाउट एपिनेफ्रीन डोज आपके पास 70 kg टू 4.5 है, विद एपिनेफ्रीन तो इन्होंने विद एपिनेफ्रीन पूछा है, ठीक है। तो आप 70 kg को 7 mg पर kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 490 आएगा, ठीक है। तो उसमें हमने 1 ml में चेंज करना है, ठीक है। तो इनमें आपने पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा कि 1% लाइडोकेन में कितना है, ठीक है। तो 1% लाइडोकेन में आपने क्या करना है, 10 mg पर ml होता है, ठीक है। तो आपने जो आपके पास जो ऊपर से 490 mg आया है विद एपिनेफ्रीन के साथ, तो आपने इसको डिवाइड करना है, क्योंकि 1% लाइडोकेन में 10 mg पर ml होता है। तो 490 डिवाइडेड बाई 10 mg, तो आपके पास 49 ml आपने देना है, ठीक है। आपने इन दोनों को डाइल्यूट करना है, लाइडोकेन और 1% लाइडोकेन और एपिनेफ्रीन को, ठीक है। डोज निकाल के ml में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपके पास क्या है कि 49 ml 1% लाइडोकेन विद एड्रीनल, क्योंकि सारे 1% दिए हैं, ठीक है। और विद एड्रीनलिन है, विदाउट एड्रीनलिन 4.5 से करना है, विद एड्रीनलिन आपने इसको 7 के साथ करना है। परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट कितना होता है, 20 to 40% है। इन इसिनोफिल्स आपके पास 2 to 5% होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स आपके पास 40 to 70% होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। HIV इन्फेक्टिविटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड फॉर नैट और PCR क्या करते हैं, टैग पॉलीमरेज। व्हाट यू विल ऐड, तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं, टैग पॉलीमरेज ऐड करते हैं, ठीक है। नैट और PCR के न्यूक्लियर एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप क्या ऐड करते हैं, टैग पॉलीमरेज। अच्छा, रीनल फंक्शनल यूनिट फ्रॉम कहाँ से वो होता है, मेटानेफ्रोज से, ठीक है। रीनल आपके पास जो फंक्शन वो कहाँ से होता है, फ्रॉम मेटानेफ्रोज से। हाइपरटेंशन इन स्पाइनल इसमें क्यों होता है, ड्यू टू प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक ब्लॉकेट की वजह से हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एजैकुलेट फ्रॉम सेमिनल वेजिकल्स, ठीक है। सेमिनल वेजिकल से मैक्सिमम एजैकुलेशन होती है। चिकन पॉक्स IgM नेगेटिव सिनेरियो, नॉन इन्फेक्टेड प्रीवियसली और समथिंग। तो अभी इसमें आपके पास ये सिनेरियो आ सकता है कि अगर चिकन पॉक्स के साथ एक्सपोजर हुआ है और प्रीवियसली पेशेंट वैक्सीनेटेड नहीं या प्रीवियसली नहीं हुआ, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, पहले आपने टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट में आप क्या करेंगे, IgG करेंगे, IgM करेंगे, ठीक है। अगर IgM पॉजिटिव है तो मींस पेशेंट ने तो इन्फेक्शन कर लिया, इसमें आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते, बस आपने फिर पेशेंट को वही करना है, ठीक है। क्या कहते हैं, काउंसल ही करना है, ठीक है। अगर IgG आपके पास नहीं है तो फिर आप बाहर से, क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। अगर आपके पास आ गया है कि IgG और IgM कुछ भी नहीं है, तो मींस पेशेंट को प्रीवियसली एक्सपोजर नहीं हुआ और ना वैक्सीनेटेड है। अगर IgG पॉजिटिव है तो मींस पेशेंट को प्रीवियसली एक्सपोजर हुआ या वैक्सीनेटेड है पेशेंट, तो उसमें फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर आपने पेशेंट को काउंसल करना है कि ऑलरेडी आपको पिछली दफ़ा आपको हुआ है और IgG आपका पॉजिटिव है, तो अभी इन्फेक्शन के लेस चांस है। अगर IgG नेगेटिव है और पेशेंट का एक्सपोजर हुआ है किसी बच्चे के साथ कि उसको चिकन पॉक्स था या किसी से हुआ है, तो जब IgG नेगेटिव आ गए तो फिर इसमें आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना है, ठीक है। लेकिन अगर वंस पेशेंट ने चिकन पॉक्स डेवलप कर रैश डेवलप हो जाए तो रैश में फिर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं देना, ठीक है। एक दफ़ा रैश डेवलप कर लिया तो मीन्स ये इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि आप सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट के लिए आप पेशेंट को एसाइक्लोविर दे देंगे, ठीक है, फॉर 7 days 400 mg फॉर 5 to 7 days आप देते हैं, ठीक है। और पेशेंट को काउंसिल करते हैं, क्योंकि इसमें फिर मदर जो प्रेग्नेंट वोमेन इनको निमोनिया के चांसेस होते हैं, तो वो भी आपने पेशेंट को काउंसिल करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप के आपका MCQ इसमें आ सकते हैं चिकन पॉक्स के रिलेटेड। सिवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग है तो इसमें आप क्या देते हैं, पायराडॉक्सिन विटामिन B6, इसके साथ अच्छा इफेक्ट होता है, ठीक है। यूजुअली एट नाइट हम देते हैं। डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, पैराथायराइड हार्मोन मेन एक्शन क्या, ये भी डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम थायराइड C सेल्स से। ऑब्स्टेटिक कॉलिस्टेसिस सिनेरियो, नो रैश, सिवियर प्रोराइटिस 38 वीक्स, बाइल एसिड 42, तो ऑब्वियसली 38 वीक्स है, सिवियर प्रोराइटिस है, बाइल एसिड भी इसका 42 है ज़्यादा है, तो आप इंडक्शन कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें चांसेस होता है स्टिल बर्थ और मेकोनियम पास कर सकता है बेबी, तो आपने बस इसको डिलीवरी करवाना है।
विच इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री एक्सप्रेस HLA-G अब इसमें ये प्रॉपर दिया होगा कि क्या क्या इन्होंने स्पेसिफिकली मांगा है, लेकिन जनरली हम एक वो देख लेते कि HLA-G कहाँ पे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। या प्रीवियसली भी ये रिकॉर्ड्स में आया हुआ है। HLA-G कहाँ पे होता है? Primarily on placental trophoblast to mediate immune tolerance during pregnancy, ठीक है, and also express in immune privileged sites, cornea, thymus, and certain tumors to escape immune detection, ठीक है, can be detected in some autoimmune disease and transplant context. तो function क्या है? It inhibit natural killer and T cell activity to promote immune tolerance, ठीक है। तो आपके पास क्या इम्यून टॉलरेंस के लिए बेसिकली प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन आपसे पूछे जाते हैं प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट पे कौन सा वाला होता है, तो HLA-G होता है। तो ये आपके पास क्या करता है? इनहिबिट नेचुरल किलर सेल T सेल्स को एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, तो इम्यून टॉलरेंस देता है, ठीक है। HLA-E कहाँ पे होता है? एक्सप्रेशन तो फाउंड ऑन मोस्ट न्यूक्लिएटेड सेल बट हाईली एक्सप्रेस इन इम्यून प्रिविलेज टिश्यूज, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा, लिवर एंड पैंक्रियाज, इन्हांस एक्सप्रेशन इन ट्यूमर टू एवेट इम्यून सर्विलेंस। फंक्शन क्या है? इंटरेक्ट विद इनहिबिटरी रिसेप्टर्स और नेचुरल किलर सेल्स एंड CD8 T4 सेल्स, रेगुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। HLA-B कहाँ पे होता है? ब्रॉडली एक्सप्रेस इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल विद हाई लेवल ऑन एंटीजन प्रेजेंट इन सेल लाइक डेंड्रिटिक सेल एंड मोलियोसाइट्स, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। कुछ आपके पास ये HLA वाले जो एक्सप्रेशन इम्यूनोलॉजिकल जीन्स हैं, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो B कहाँ पे होता है? डेंड्रिटिक सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाइक ए डेंड्रिटिक सेल एंड मोनोसाइट, एंड इट कैन डिटेक्ट ऑन वेरियस टिश्यू इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल लिम्फ नोड, लिवर एंड स्प्लीन, बिकॉज ये एरियाज आपके पास क्या है? फैगोसाइट्स और फैगोसिटिक एक्टिविटी मैक्रोफेजेस को वो करता है, ठीक है, ये वाले लिम्फ नोड्स, लिवर और स्प्लीन। फंक्शन क्या है? प्रिवेंट इंट्रासेलुलर एंटीजन टू CD8 4 cytotoxic T cell and play important role in immune defense against virus and intracellular pathogen, ठीक है। तो इसमें ये आपको ये दिए हुए थे, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल से बता दूँ, ठीक है। तो इसमें HLA-G, E और B दिया हुआ है। अब जो MCQ आपको आए बेसिकली आपके इसको बैकग्राउंड आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रॉपर MCQ नहीं है, तो फिर उसमें फिर आप देख लेंगे, ठीक है। During pregnancy, patient wanted to do amniocentesis to rule out karyotype. What percentage of abortion? तो karyotype और amniocentesis और CVS दोनों में 1% चांस होता है abortion का, ठीक है। Atypical hyperplasia क्या करता है आपके पास? It leads to endometrial CA। तो एक होता है endometrial hyperplasia without atypia और ये होता है with atypia या उसको atypical hyperplasia भी कहते हैं। तो without atypia जब आपके पास होता है उसमें लेस देन 5% चांस होता है इन 20 ईयर्स में कि वो कार्सिनोमा में चेंज हो जाए, लेकिन जो एटिपिकल है इसमें 25 to 27% चांस होता है कि ये उसमें चेंज हो जाए, कार्सिनोमा में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसको आपने ट्रीट करना है अर्ली। तो ये बेसिकली अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है तो एटिपिकल में हम यूजुअली हिस्टेक्टमी करते हैं विद बायलैटरल सेल्फिंग ओवरेक्टमी, और विदाउट एटीपिया में आप पेशेंट को हार्मोन्स पे डाल सकते हैं। बेटर ऑप्शन इसमें ये कि आप मायरीना डाल दें, ठीक है। मायरीना का फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। अगर मायरीना पेशेंट नहीं रखवाना चाहती तो आप हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मायरीना के साथ फिर आपने फॉलोअप करवाना है। फॉलोअप आपने 6 मंथ बाद करवाना है। अगर 2 फॉलोअप आपके होने चाहिए 6 मंथ अपार्ट, ठीक है। अगर वो नेगेटिव आए तो फिर आपको फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास पॉजिटिव बात है तो ऑब्वियसली फिर आपने फर्दर मैनेज करना है कि इसको हिस्टेक्टमी करना है या क्या करना है। अकॉर्डिंगली फिर आप सिनेरियो को देखेंगे, पेशेंट फर्टिलिटी चाहती है या नहीं चाहती। अगर फैमिली कंप्लीट है तो फिर आप इसमें भी अगर 2 बायोप्सी आपके पास पॉजिटिव आती है तो उसमें फिर आपने, अगर फैमिली कंप्लीट है तो हिस्टेक्टमी की तरफ जाए। अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है तो पेशेंट को आप कहेंगे कि आप जल्दी से फैमिली कंप्लीट करें, देन आप प्रोसीड करेंगे उसके लिए हिस्टेक्टमी के लिए। डक्टस आर्टेरियोस इज प्रेजेंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। कॉम्प्लीमेंट सिंथेसाइज इन यूजुअली लिवर में होते हैं, ठीक है। सारे कॉम्प्लीमेंट्स लेवल जो होते हैं। कॉम्प्लीमेंट दैट इनिशिएट द कैस्केड लीडिंग टू लाइसिस और समथिंग, तो बेसिकली C3 है। ये आपने इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोलॉजी के पार्ट 1 के लेवल पे भी ये आते थे कि C3A क्या करता है, C5 क्या करता है, C7 C8, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आर अफेक्टेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, तो बेसिकली साइटोकाइंस है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन पीक लेवल मैक्सिमम एट टर्म पे होता है, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास टर्म पे होता है। मेन एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल इन
कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. पेशेंट विद 36 वीक प्रेग्नेंट विद यूटीआई इकोलाई पॉजिटिव विद एंटीबायोटिक विल नॉट एडवाइज ए थर्ड ट्राइमेस्टर. तो आप नाइट्रोफेरेंटाइन नहीं देंगे क्योंकि इसके साथ क्या होता है? हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है. काफ़ी हमने डिटेल से इसको पिछले रिकॉल्स में पढ़ा है. ठीक है. वारफरिन प्रिकर्सर क्या है? बेसिकली इट्स प्रोथ्रोम्बिन. ओवेरियन मिसमैच रिपेयर जीन्स लीड टू क्लियर सेल कार्सिनोमा. ठीक है. अच्छा, फिर साइटोमेगालोवायरस सिम्टोमेटिक एट बर्थ एटलीस्ट 50 to 70% आपके पास सिम्टोमेटिक होते हैं. ठीक है. HPV हाई रिस्क कॉजिंग डिस्प्लेजिया. सर्वाइकल डिस्प्लेजिया कौन से हमने पढ़ा था? 16 और 18 है. ठीक है. ये आपके पास जो वार्ड्स वाले हैं 6-11. ठीक है. वार्ड्स आपके पास 6-11 करता है और जो 16-18 ये सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज करता है. डायरेक्ट ब्रांच सप्लाइंग द असेंडिंग एओर्टा इज बेसिकली राइट कॉलिक आर्टरी है. ठीक है. लेप्टोस्कोपिक पोस्ट इंसर्शन ऑफ वेसल्स बिलो बाइफिकेशन ऑफ एओर्टा विद स्ट्रक्चर डैमेज. तो आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर? लेफ्ट कॉमन आइलिक वेन डैमेज होता है. ठीक है. इंटरकॉन्ट्राइल रेंज व्हाट आई चूज़. ठीक है. तो इंटरकॉन्ट्राइल रेंज का मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह करना है. आपने ठीक है फर्स्ट हाफ ले लेना है. ठीक है. Q1 आपने लेना है. फर्स्ट हाफ आपने 2, 3, 4, 5, 6 फर्स्ट हाफ लेना है और उसमें आपने सेकेंड हाफ लेना है. ठीक है. 6, 7, 7, 8, 9. ठीक है. ये आपने सारा वो इसमें आपने फिर मीडियन वैल्यू देखना है. ठीक है. मीडियन वैल्यू इसका जो फर्स्ट हाफ का है वो 4 आ रहा है और दूसरे का आपके पास मीडियन कौन सा आ रहा है? 7. इसको आप माइनस करेंगे. 7 - 4 तो 3 आता है. ठीक है. तो आपके पास इंटरकॉन्ट्राइल रेंज कितना आ गया है? 3 आ गया है. ठीक है. जो आपके पास अगर इवन है तो वो तो बिल्कुल हाफ, लेकिन अभी ऑड आपके पास 6 दरम्यान में, तो ये आपने नहीं लेना. ठीक है. इससे इस साइड पे इवन आपने लेने हैं. ठीक है. और दूसरे साइड पे तो आप ये आपके पास ये इंटरकॉन्ट्राइल रेंज आ जाएगा. ठीक है. ओके. पैनिक अटैक ब्रेथलेसनेस pH 7.4, PCO2 3.9, बाइकार्ब 23. तो बाइकार्ब ठीक है, आपका pH ज़्यादा है, PCO2 कम है, तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है. प्रेग्नेंट 8 वीक विद नोजिया वॉमिटिंग, pH 7.36 नॉर्मल है, 7.35 PCO2 भी नॉर्मल है, बाइकार्ब थोड़ा वो भी नॉर्मल है, तो आपके पास ये नॉर्मल फाइंडिंग्स है. ठीक है. कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी, अच्छा विटामिन B12 एब्जॉर्ब्ड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. पावर यूनिट आपके पास पावर